रात का सन्नाटा गहरा था। आसमान में चांद की रोशनी फैली हुई थी। गांव के उस विशाल पेड़ के नीचे 3 लोग खामोश बैठे थे। वे कौन थे और इतनी रात को वहां क्या कर रहे थे, यह कोई नहीं जानता था। तभी खामोशी को तोड़ते हुए जूतों की आवाज सुनाई दी। शहर से लौटा हुआ आर्यन तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ रहा था। कितनी अजीब रात है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव गहरी नींद में सो गया है। शहर में तो इस वक्त भी शोर रहता है, लेकिन यहाँ तो अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। बस ये पुराना पेड़ पार कर लूं, फिर मेरा घर आ जाएगा। माँ मेरी राह देख रही होगी। आर्यन जैसे ही पेड़ के करीब पहुंचा, उसकी नजर उन 3 लोगों पर पड़ी। वे तीनों बिल्कुल स्थिर बैठे थे। आर्यन की धड़कन थोड़ी तेज हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे लगा कि शायद गांव के ही कुछ लोग होंगे जो गर्मी की वजह से बाहर बैठे हैं। नमस्ते चाचा, इतनी रात को आप लोग यहाँ बाहर क्यों बैठे हैं? गांव में सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो वक्त के साथ बदलती रहती है बेटा। हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। इस पेड़ के नीचे बैठने का अपना ही एक सुकून है। तुम शहर से आए हो ना? जी चाचा, मैं अभी अभी शहर से लौटा हूँ। पर आपको कैसे पता चला और आप किसका इंतजार कर रहे हैं? दूसरा आदमी जो थोड़ा जवान है वो बोलता है, शहर की खुशबू कपड़ों से नहीं, आंखों की थकान से पता चलती है। हम यहाँ उस मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं जो अपना रास्ता भूल गया है। क्या तुम सही रास्ते पर हो आर्यन? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको बताया भी नहीं, और मैं अपना रास्ता नहीं भूला। मेरा घर सामने ही है। तीसरा व्यक्ति शांत स्वर में बोलता है, रास्ता सिर्फ सड़कों का नहीं होता आर्यन, यादों का भी होता है। जो वादा तुम माँ से करके शहर गए थे, क्या वो तुम्हें याद है? आर्यन के कदम जम गए। उसे याद आया कि 5 साल पहले वह शहर जाते वक्त माँ से कहकर गया था कि वह हर महीने वापस आएगा, लेकिन काम की भागदौड़ में वह अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया था। आज वह तब लौटा था जब माँ की तबीयत बहुत खराब होने की खबर मिली। आर्यन की आंखों में नमी आ गई। उसके हाथ खाली थे और वह शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मुझे देर हो गई। मैं काम में इतना उलझ गया था कि घर की खबर ही नहीं रही। पर आप लोग यह सब कैसे जानते हैं? हम वो हैं जो यहीं रह जाते हैं जब सब शहर चले जाते हैं। आर्यन, माँ का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अगर मिलना है तो जल्दी जाओ। आर्यन को एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने उन तीनों को गौर से देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सा खालीपन था। आर्यन ने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया। उसे पीछे से उन तीनों के बात करने की हल्की आवाज सुनाई दी। एक और मुसाफिर लौट आया, लेकिन शायद थोड़ी देर हो गई। आर्यन चलता हुआ अपने पुराने घर की दहलीज पर आकर रुका। माँ, मैं आ गया। देखो, आपका आर्यन वापस आ गया। दरवाजा खुला क्यों है माँ? आप सो रही हो क्या? आर्यन अंदर के कमरे की ओर गया। कमरे के कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था, सफेद चादर से ढका हुआ एक शरीर जो बिल्कुल स्थिर था। आर्यन के कदम वहीं जम गए। उसे लगा कि उसके शरीर का सारा खून जम गया है। उसने चादर हटाने का सोचा, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों ने कहा था कि अभी भी वक्त है। माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। शहर की उस नकली दुनिया के लिए मैंने अपनी असली जन्नत को भुला दिया। माँ, प्लीज एक बार आंखें खोलो, मुझे डांटो, पर बोलो कुछ। तभी अचानक बिस्तर पर पड़े उस शरीर में हल्की सी हलचल हुई। चादर धीरे से सरकी
और आर्यन की मां ने अपनी कमजोर आंखें खोलीं। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन अपने बेटे को सामने देखकर उनमें एक नई चमक आ गई। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी की वजह से हाथ बिस्तर पर ही गिर गया। आर्यन तुरंत उनके पास बैठ गया। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसने अपनी मां के हाथों को महसूस किया। आ गए बेटा, मुझे पता था तू जरूर आएगा। मैंने उन तीनों से कहा था कि मेरा बेटा झूठा नहीं है, वो बस राह भटक गया है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। पर माँ, आप किन लोगों की बात कर रही हैं? आपको किसने बताया कि मैं आ रहा हूँ? वही जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। वे रोज मुझसे मिलने आते थे। जब गांव का हर इंसान सो जाता था, तब वे तीनों मेरे पास बैठते थे और तुम्हारी बातें सुनाते थे। वे कहते थे कि आर्यन अब बड़ा आदमी बन गया है, उसके पास वक्त नहीं है। लेकिन मैं कहती थी, मेरा बेटा अपनी मिट्टी को नहीं भूलेगा। आर्यन का शरीर सुन्न पड़ गया। उसे वे तीन लोग याद आए, वह बुजुर्ग, वह आदमी। उसे अब समझ आया कि वे गांव के साधारण लोग नहीं थे। वे तो मां के अकेलेपन के साथी थे, जिन्हें शायद मां की दुआओं ने ही वहां बिठाया था। माँ, वे लोग कौन थे? मैंने उन्हें देखा। वे पेड़ के नीचे बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ही मुझे यहाँ जल्दी भेजा। वे कोई और नहीं थे बेटा, वे तेरे ही पूर्वज थे। वे इस घर की और मेरी रखवाली कर रहे थे, ताकि जब तू लौटे तो तुझे घर खाली ना मिले। लेकिन अब उनकी ड्यूटी खत्म हो गई है। उन्होंने अपना वादा निभाया और तूने अपना। आर्यन ने घर की खिड़की के बाहर देखा। दूर उसी पीपल के पेड़ के नीचे उसे फिर से वही तीन साए दिखाई दिए। वे अब खड़े थे और आर्यन की तरफ हाथ हिलाकर जैसे विदा ले रहे थे। धीरे धीरे वे धुंध में ओझल हो गए। कमरे का वह दिया जो बुझने वाला था, अचानक तेज रोशनी के साथ जल उठा। माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा, आपके पास। शहर की वो चमक अब मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरा गांव और मेरा सुकून मिल गया है। देर आए पर दुरुस्त आए बेटा। इंसान को हमेशा अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। याद रखना, यह रास्ता सिर्फ उन्हीं को डराता है जो अपनों को भूल जाते हैं। जो प्यार लेकर आता है, उसे यहाँ सिर्फ सुकून मिलता है। सुबह की पहली किरण खिड़की से होते हुए आर्यन के चेहरे पर पड़ी। परिंदों की चहचहाहट ने रात के उस सन्नाटे को पूरी तरह खत्म कर दिया था। आर्यन की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी मां गहरी और सुकून भरी नींद में सो रही थी। उनके चेहरे पर वह बेचैनी अब नहीं थी जो रात को दिख रही थी। आर्यन धीरे से उठा और कमरे से बाहर आंगन में आया। ताजी हवा और सूरज की रोशनी ने उसे रात के उन डरावने और रहस्यमयी अनुभवों से थोड़ा दूरी कर दिया था। उसने अपने खाली हाथ हवा में फैलाए और एक लंबी सांस ली। उसे लग रहा था जैसे रात की वो सब बातें सिर्फ एक बुरा सपना थीं। कितनी शांत सुबह है। रात को जो कुछ भी हुआ, वो पेड़, वो तीन लोग, वो डरावना रास्ता, शायद वह सब मेरी थकान और डर का नतीजा था। माँ ठीक है, बस यही सबसे बड़ी बात है। मुझे बाहर जाकर थोड़ा पानी लाना चाहिए और देखना चाहिए कि गांव में क्या चल रहा है। सामने गांव का वही पुराना रास्ता था, लेकिन दिन की रोशनी में वह रास्ता बिल्कुल साधारण लग रहा था। कुछ ही दूरी पर गांव के एक बुजुर्ग काका अपने खेत की ओर जा रहे थे। उन्होंने आर्यन को देखा तो ठिठक कर रुक गए। उनकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। अरे आर्यन बेटा, तुम कब आए? हमें तो किसी ने खबर ही नहीं दी कि तुम शहर से लौट रहे हो। नमस्ते काका, बस कल रात ही पहुंचा हूँ। माँ की तबीयत का पता चला तो खुद को रोक नहीं पाया। रात काफी देर हो गई थी, इसलिए किसी को बताया नहीं। कल रात? लेकिन बेटा, कल रात तो बहुत घनी और काली थी और तुम पैदल आए होगे। क्या तुम्हें रास्ते में कोई मिला नहीं? हाँ काका, पैदल ही आया था।
रास्ते में वह जो पुराना पीपल का पेड़ है, वहां चबूतरे पर 3 लोग बैठे थे। उन्हीं से रास्ता पूछा था। उन्होंने ही बताया कि माँ मेरा इंतजार कर रही हैं। काफी भले लोग थे, पर थोड़े अजीब भी। आर्यन की बात सुनते ही काका के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने आसपास देखा, जैसे वे सुनिश्चित करना चाहते हों कि कोई और तो नहीं सुन रहा। आर्यन बेटा, तुम क्या कह रहे हो? पीपल के पेड़ के नीचे 3 लोग? क्या तुमने गौर से देखा कि वे कौन थे? हाँ काका, एक बुजुर्ग थे कुर्ते में, 2 आदमी थे। वे तीनों काफी देर से मेरा ही इंतजार कर रहे थे। क्यों काका, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? काका ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने अपनी नजरें नीची कर लीं और फिर जो कहा उसने आर्यन के पैरों तले जमीन खिसका दी। बेटा, उस पीपल के पेड़ के नीचे का चबूतरा तो पिछले 10 सालों से खाली पड़ा है। गांव का कोई भी इंसान रात के वक्त उस पेड़ के पास से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन तुमने जिन 3 लोगों का जिक्र किया है, वे कोई और नहीं, तुम्हारे दादा और तुम्हारे बड़े ताऊ जी थे। क्या आप यह क्या कह रहे हैं काका? यह कैसे मुमकिन है? वे तो सालों पहले गुजर चुके हैं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरा नाम लिया। यही तो इस गांव का रहस्य है आर्यन। कहते हैं कि जब इस घर का कोई सदस्य बहुत मुसीबत में होता है या आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तो घर के पुराने बड़े बुजुर्ग उस पेड़ के नीचे पहरा देने आ जाते हैं। वे तब तक वहां बैठते हैं जब तक घर का वारिस लौट न आए। कल रात तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब थी। हम सब उम्मीद छोड़ चुके थे। शायद तुम्हारी माँ की ममता और उन बुजुर्गों की दुआ ही तुम्हें सही सलामत यहाँ खींच लाई। आर्यन सन्न रह गया। उसके दिमाग में रात का हर एक पल घूमने लगा। वह बुजुर्ग जो वक्त बुनने की बात कर रहा था, जिसने माँ के वादे की याद दिलाई, वे सब कोई साये नहीं, बल्कि उसका परिवार था जो मौत के बाद भी उसकी रक्षा कर रहा था। काका, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं शहर की चकाचौंध में इतना अंधा हो गया था कि मुझे अपनों की कद्र ही नहीं रही। और वे मरने के बाद भी मेरा इंतजार कर रहे थे ताकि मैं माँ से आखिरी बार मिल सकूं। बेटा, गांव की मिट्टी और शहर की सीमेंट में यही फर्क है। यहाँ रिश्ते कभी मरते नहीं हैं, वे बस अपना रूप बदल लेते हैं। खैर, अब तुम आ गए हो तो माँ का ख्याल रखो। उन तीनों का काम अब पूरा हो गया। अब वे वापस शांति से सो सकेंगे। काका इतना कहकर अपने खेत की ओर बढ़ गए। आर्यन वहीं खड़ा रहा और दूर उस पीपल के पेड़ को देखने लगा। दिन की रोशनी में भी उस पेड़ की विशालता में एक गरिमा थी। आर्यन अब समझ चुका था कि उसे अब कहीं नहीं जाना है। उसे अपनी माँ की सेवा करनी है और अपनी जड़ों को सींचना है। उसने महसूस किया कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, अपनी मिट्टी की पुकार उसे एक न एक दिन वापस बुला ही लेती है। दोपहर का समय था। गांव की गलियों में सन्नाटा था, क्योंकि ज्यादातर लोग खेतों में काम करने गए हुए थे। आर्यन ने अपनी माँ को खाना खिलाया और उन्हें सुला दिया। माँ के चेहरे पर अब एक असीम शांति थी, जैसे उनके मन का कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। आर्यन घर के उस पुराने कमरे की ओर गया जो सालों से बंद पड़ा था। यह कमरा उसके दादाजी का था। कमरे के दरवाजे पर जमी धूल और मकड़ी के जाले साफ बता रहे थे कि यहां अरसे से कोई नहीं आया है। कमरे के कोने में एक भारी लोहे का संदूक रखा था। इसी कमरे में बैठकर दादाजी अपनी कहानियां सुनाया करते थे। आज यहाँ कदम रखते ही ऐसा लग रहा है जैसे वक्त पीछे मुड़ गया है। वह संदूक, माँ कहती थी कि इसमें खानदान की यादें बंद हैं। आज मुझे इसे खोलना ही होगा। मुझे उन 3 अजनबियों का सच जानना है जिन्होंने रात के अंधेरे में मेरा रास्ता रोशन किया।